बाद आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल। सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ TVDV-1। इसरो प्रमुख ने जताई खुशी, कहा डेटा एनालिसिस से अभी नई जानकारियां आएंगी सामने। आज पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बलिदानी पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा वीरता की सच्ची भावना का प्रतीक है उनकी प्रतिबद्धता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सजग पुलिस तंत्र के बिना सुरक्षित नहीं है देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छात्रों का घुड़सवार दस्ता करेगा अगवानी। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, जबकि मिजोरम में आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की होगी जांच। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास के बीच संघर्ष का 15वां दिन। हमास ने रिहा किए 2 अमेरिकी बंधक। वहीं राफा क्रॉसिंग पर फंसे ट्रकों को देखकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता। कहा गजा के लोगों के लिए जीवन रेखा है ये ट्रक, जल्द पहुंचाना होगा। पाकिस्तान में आज सियासी हलचल। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 4 साल बाद हो सकती है विदेश से वतन वापसी। खेल जगत में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। श्रीलंका नीदरलैंड के अलावा इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका की होगी भिड़ंत। और मंदिरों में आस्था और उल्लास का माहौल। नवरात्र में आज सप्तमी पर हो रही है मां कालरात्रि की पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अमरोहा के उस्मान सैफी से बातचीत की थी, जिन्होंने 12वीं कक्षा में टॉप किया था। उस्मान सैफी ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश भर के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में मन की बात के कार्यक्रम ने देश भर के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है। मन की बात के कार्यक्रम क्षेत्रीय, भाषाई और भौगोलिक बाधाओं से रहित, राजनीति से रहित, वास्तव में धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम के रूप में उभरे। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि यह देश के अरबों लोगों के बीच संसार के बेहद लोकप्रिय और सस्ते माध्यम यानी रेडियो के माध्यम से जुड़ने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के अगरौथा गांव की बबीता राजपूत का जिक्र किया था। बबीता राजपूत ने मन की बात कार्यक्रम से हमें प्रेरणा मिली है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा गांव का नाम और महिलाओं के कार्य की सराहना की, तो जो लोग हम लोगों को बोलते थे पागल है, ये है, वो है, महिलाएं क्या कर लेगी, तुम छोटी सी बच्ची हो, तो वही लोग सम्मान करने लगे। वही लोग अब सलाह मांगते हैं कि किस तरीके से कार्य करो। इसके साथ साथ में हमें प्रेरणा भी मिली है कि हम और अच्छे तरीके से कैसे कार्य करूं। और मैंने तो अपना पूरा जीवन ही जल जंगल के लिए समर्पित किया हुआ है। मैं आगे भी जल और जंगल के लिए कार्य करती रहूँगी, अपने पर्यावरण के लिए कार्य करती रहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के पानीपत की कृतिका नांदल से बातचीत की थी, जिन्होंने 12वीं कक्षा में टॉप किया था। कृतिका नांदल ने कहा कि पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान आगे पढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। मुझे शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक है, जिसके कारण मेरे 12th क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे।
जिसकी वजह से मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहित किया और मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपनी पढ़ाई आगे पूर्ण कर सकूं। मेरे घर वाले, मेरे सभी परिवार के सदस्य इस चीज़ से बहुत प्रसन्न थे और उनके मन में भी मुझे आगे पढ़ाने की चाह जगी और मुझे पूर्ण मानसिक सहयोग दिया। मेरे दोस्त, मेरे गांव के सभी लोग मुझ पे गर्व महसूस कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत खुशी की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में बेंगलुरु स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की सदस्य अपर्णा आत्रे से बात की थी। अपर्णा आत्रे ने मन की बात कार्यक्रम की जमकर सराहना करते हुए इसे काफ़ी प्रेरणादायक बताया। आइए आपको सुनाते हैं। Through Mann Ki Baat, I received a platform to spread this culture that we have, this great beautiful land that we come from, to spread its culture, to spread all its greatness to every child who is growing up today. And this opportunity that I got through Mann Ki Baat is something that I will always cherish. That is really a doorway to greatness for me and many others who have come to be a part of Mann Ki Baat. I hope every Indian gets an opportunity to be in this program. आइए बढ़ते हैं अन्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में रहेंगे और सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिंधिया स्कूल दुर्ग ग्वालियर अपना 125वां वर्षगांठ 21 अक्टूबर 2023 को मनाने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगी। विद्यालय के छात्रों के घुड़सवार जत्थे मुख्य अतिथि की अगवानी करेंगे और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाएंगे। विद्यालय के ब्रास बैंड के बच्चों द्वारा जय हो ध्वनि के साथ उनका अभिवादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यालय में बनने वाले मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी आधारशिला रखेंगे और स्मृति स्वरूप वृक्षारोपण भी करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में, उनके प्रवास में, वे इस अवसर पर इस काल को स्वर्णम काल के रूप में सिंधिया स्कूल के लिए परिवर्तित करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले 9 वर्षों में देश की शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है कि भारत का युवा एवं युवती ही भारत को इस सफ़र में, अमृतकाल से शताब्दी काल के सफ़र में, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करेगा। इस मौके पर मंच पर तैयार बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष सिंधिया स्कूल का विद्यालय गीत और उत्सव गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यालय और सदन से संबंधित पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ये इस स्कूल के लिए ही नहीं, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो सभी शिक्षा संस्थानों को एड्रेस करेंगे। और 125 वर्ष होने के नाते हम कई चीज़ें उनको बताना चाहेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है। जब वो यहाँ घुड़सवार हमारे उनको लेकर के आएंगे, हमारा स्कूल बैंड जो है, जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करता आ रहा है, पहला बॉय स्कूल है जो वहाँ पर परफॉर्म करता है, वो उनको रिसीव करेगा अपने परफॉर्मेंस से। और फिर हमारे बच्चे जिन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है वो दिखाएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे और फिर हम मंच की ओर जाएंगे जहां मंच पर वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे और वहीं पर एक स्टैम्प भी रिलीज होगा मंच के ऊपर और वहां वो अवार्ड्स देंगे। प्रत्येक वर्ष विद्यालय का सर्वोच्च सम्मान माधव अवार्ड एक ऐसे पूर्व छात्र को दिया जाता है जो देश और विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं और समाज सेवा और लोक कल्याण से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। ये पुरस्कार भी प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व छात्र को प्रदान किया जाएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखेंगे और उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक पुरस्कार प्रदान करेंगे।
सिंधिया स्कूल ग्वालियर के स्थापना दिवस के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ऐसे में दो ऐतिहासिक क्षण हैं। एक तो 125 वर्ष और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। हमारे साथ क्या कुछ कार्यक्रम है, इस पर बातचीत करने के लिए यहां के प्रिंसिपल अजय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक ऐतिहासिक क्षण है आप लोगों के लिए भी और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री यहां पर होंगे। ये देश के जो बड़े शीर्ष संस्थान हैं एजुकेशन के, उनमें से एक सिंधिया स्कूल का नाम आता है। ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम है और आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से हम सबको ये समय दिया है, इसके लिए आभार। और 125 वर्ष पूरे हो जाने पर जो ये हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें वो सम्मिलित हो रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। और ये इस स्कूल के लिए ही नहीं, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो सभी शिक्षा संस्थानों को एड्रेस करेंगे। हमारा स्कूल बैंड जो है, जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करता आ रहा है, पहला बॉयज़ स्कूल है जो वहाँ पर परफॉर्म करता है, वो उनको रिसीव करेगा अपने परफॉर्मेंस से। और फिर हमारे बच्चे जिन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है वो दिखाएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि स्किल बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं और उनको ये हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्कूल ये पहले से ही करता आ रहा है। और फिर एग्जीबिशंस हैं जो बच्चे उनको बताएंगे एकम में, और एग्जीबिशंस के बाद वो अनावरण करेंगे हमारा मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जिसका शिलान्यास रखा जाएगा। उसके बाद वो एक प्लांट पौधा लगा रहे हैं जो पिलखन पौधा है, इस वातावरण के अनुरूप, पानी कम पीता है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। और फिर हम मंच की ओर जाएंगे जहां मंच पर वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे और वहीं पर एक स्टैम्प भी रिलीज होगा मंच के ऊपर, और वहां वो अवार्ड्स देंगे और अवार्ड्स देने के बाद उनका भाषण होगा। ये पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक शिक्षण संस्थान में आ रहे हैं तो आपने देखा होगा जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री सीधे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होते हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यही है कि शायद देश के ऐसे प्रधानमंत्रियों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज का ध्यान रखते हैं और बोर्ड परीक्षा में जाने वाले बच्चों की तनाव को दूर करने के लिए बात करते हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन और इस तरह की राजनीति और इच्छा शक्ति और नीयत जब सामने आती है तो आपको लगता है कि देश का भविष्य, खासतौर से जो शिक्षा का क्षेत्र है, वो इसका एक अच्छा भविष्य आप देखते हैं? बिल्कुल, जो आपका सवाल है इसी में जवाब छिपा हुआ है कि जब वो बच्चों को अनुबोधन करते हैं या बच्चों से जब वार्तालाप करते हैं तो उनका उद्देश्य और जीवन का, जो हमारे देश का उद्देश्य है कि हम ऐसे व्यक्तियों को गाढ़ें, ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाएं जो बच्चे इस देश को और सशक्त बनाएं। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दी सिंधिया स्कूल में ग्वालियर में यहाँ पर होंगे, यहाँ के 125वें स्थापना वर्ष के कार्यक्रम में तो वो मौजूद रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा मकसद और उद्देश्य यही है कि शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोटिव रहा है वो लगातार आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, ग्वालियर। और आज का दिन और आज की तारीख एक बार फिर से हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र की ताकत के लिए याद किए जाएगी। आज इसरो ने चंद्रयान सूर्ययान के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है। सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया। इस तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण कर दिया है। इस मिशन का उद्देश्य यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान के उप प्रणालियों और चालक दल के बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल और प्रदर्शन करना है। हालांकि मिशन के टेस्ट व्हीकल की आज लॉन्चिंग को पहले आज सुबह तकनीकी कारणों की वजह से टाल दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया गया और सुबह 10 बजे इसरो ने नया इतिहास लिख दिया। और CES-CM साथ में कोस्टिंग फेज में है। ग्रिड फेंस डिप्लॉय कर दिए गए हैं। Quick succession of events here. All the events have been taken. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. भारतीय नौसेना को गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल सौंपा गया। परियोजना 15B श्रेणी का ये तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक
देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई में इसे नौसेना को सौंप दिया। इस स्वदेशी इस्पात DMR 249A से निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 164 मीटर है और भार 7,500 टन से अधिक है। यह समुद्री क्षेत्र में कई मिशनों और कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। इसमें 312 लोग सवार हो सकते हैं। इसकी क्षमता 4,000 समुद्री मील है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 3 दिसंबर को वोट की गिनती की जाएगी। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। दूसरे चरण की इन 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पहले चरण की 20 सीटों पर नामांकन पत्र भरने का काम कल समाप्त हो गया। पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इन नामांकन पत्रों की आज जाँच की जाएगी। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कल 174 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने आइजोल पूर्व से नामांकन पत्र भरा। वहीं 10 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोराम पीपल्स मूवमेंट के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव में मैदान में है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद BGD न्यूज पर खबरें चलती रहेंगी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर मेरी माटी मेरा देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के अमर वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुक्रवार को कैथल के नेहरू युवा केंद्र द्वारा OSDAV स्कूल के एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल में एक अमृत कलश की स्थापना भी की गई। स्कूली छात्र छात्राओं ने अमृत कलश को नमन किया और माटी अर्पित की। अमृत कलश की माटी को दिल्ली में शहीदों की याद में बनाए जाने वाली अमर वीर शहीद वाटिका में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां शहीदों की याद में पौधारोपण भी किया जाएगा। अमृत कलश कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैथल के SDM कपिल कुमार और पुलिस DSP उमेद सिंह को सौंप दिया गया। कैथल के SDM कपिल कुमार और पुलिस DSP उमेद सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को अमरवीर शहीदों के बारे में जागरूक और देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। छात्र और छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ रैली में भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों की कैथल शहर में रैली निकाली गई। स्कूली छात्र छात्राओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक बहुत अच्छी सोच है। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिससे हम बच्चे स्कूलिंग से ही अपने शहीदों के प्रति थैंकफुलनेस जता सकते हैं। छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक सबने माटी दी है। देश के हर कोने से, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, साउथ, कोई भी कोना हो, हर कोने से उस अमृत वाटिका के लिए मिट्टी आई गई है। नवरात्र के उत्सव में दुर्गा मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। आज दुर्गा सप्तमी है। आज के दिन मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह मां कालरात्रि की पूजा की गई।
महासप्तमी के अवसर पर विशेष रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दशहरे का त्यौहार दुनिया भर में रावण के दहन के तौर पर विख्यात है, लेकिन कुल्लू के दशहरे में ना तो रावण जलाया जाता है और ना ही उसकी बुराइयों के बारे में बात की जाती है। यहाँ दशहरे पर अनोखे रंगारंग मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल इसका आयोजन 24 अक्टूबर से लेकर अगले 7 दिन तक होगा। मान्यता है कि यहाँ के दशहरे के आयोजन को देखने खुद देवी देवता देवलोक से पृथ्वी पर आते हैं। आइए देखते हैं डीडी न्यूज़ हिमाचल की एक खास रिपोर्ट। दशहरे का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध कर बुराई को खत्म किया था। इसलिए इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में रावण का पुतला जलाकर ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको देश की एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां दशहरा बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ ना तो रावण का पुतला जलाया जाता है और ना ही कोई कहानी सुनाई जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुल्लू दशहरा के बारे में। यहाँ का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। कुल्लू दशहरा हिमाचल की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। देश भर में जब दशहरे का समापन हो जाता है तब कुल्लू में शुरू होता है एक अनोखा दशहरा। कुल्लू के दशहरे का भव्य आयोजन ढालपुर मैदान में होता है और ये उगते चंद्रमा की दशमी के दिन से आरंभ होकर 7 दिनों तक चलता है और ये एक प्रकार का रंगारंग आयोजन है। माना जाता है कि इस दशहरे की शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुई थी और सबसे पहले साल 1662 में यहाँ दशहरा मनाया गया था। इस दौरान इसे देखने स्वयं देवतागण धरती पर आते हैं, जिसमें दशहरे के देवी देवता और मनाली की देवी हडिम्बा कुल्लू आती हैं। यहाँ के राजघरानों के सभी सदस्यों सहित प्रदेश की जनता देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने पहुँचती है। यहाँ के स्थानीय लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए उनके रथ को खींचते हैं और इस दिलचस्प नज़ारे को पूरी दुनिया देखती है। दशहरे के इस आयोजन को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और आस्था से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि साल 1650 ईस्वी के दौरान कुल्लू के राजा जगत सिंह को भयंकर बीमारी हो गई थी। ऐसे में एक बाबा प्याहारी ने उन्हें बताया कि अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाकर उसके चरणामृत से ही इलाज होगा। काफी संघर्षों के बाद रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया गया और राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने भगवान रघुनाथ जी को सबसे बड़ा देवता मान लिया। तभी से देव मिलन का प्रतीक दशहरा उत्सव आरंभ हुआ और ये आयोजन तब से हर साल यहाँ होता है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लू वासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। इस मेले में इस साल विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ रूस, इजराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान और इथोपिया सहित 19 देशों के कलाकारों सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरा उत्सव 24 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके लिए प्रशासन पिछले 1 महीने से तैयारियों में जुटा हुआ है और वहीं 25 अक्टूबर को सांस्कृतिक परेड के साथ ही 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ हिमाचल। आज 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जा रही है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की प्रोविजनल यानी अंतरिम सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। देश की धरती में गठित इस संगठन ने कैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1942 में दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटेन जापान से हार गया था। भारतीय सैनिकों की भीड़ को संबोधित करते हुए इंपीरियल जापानी सेना के मेजर फुजियारा ने आजाद हिंद फौज बनाने का आह्वान किया।
आजाद हिंद फौज का गठन दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर में इंपीरियल जापान के सहयोग से किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के पहले कमांडर बने, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह और जापानियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय युद्ध बंदियों समेत स्थापित सेना बिखर गई। एक साल बाद 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में उनके आगमन के बाद सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA को पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने आजाद हिंद सरकार के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की और गर्व से नई सरकार के प्रभारी बने। 1944 में आजाद हिंद फौज ने शाही जापानी सेनाओं के साथ मिलकर कोहिमा और इम्फाल में राष्ट्रमंडल सेना और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की कथित तौर पर ताइवान में एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई। वो USSR की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए समर्थन मिल सकता है। बोस की मृत्यु के बाद INA के 3 शीर्ष सदस्य शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के खिलाफ युद्ध चलाने का आरोप लगाया। लाल किले में जनता के बीच हुए ट्रायल ने आजाद हिंद फौज की भारत में लोकप्रियता और स्वीकार्यता को बढ़ा दिया। लोगों में देशभक्ति का ज्वार उठने लगा। देश की जनता में देशभक्ति की भावना तेजी से बढ़ने लगी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करते हुए आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। उर्वशी कपूर, DD न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।